आखिरी लेक्चर में क्या देखे थे हम लोग? LCR के बारे में, है ना। LCR सर्किट का कैलकुलेशन देखे थे। वो कैलकुलेशन सबको समझ में आया ना? और क्वेश्चन करना है उस पर कि आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं ना, ठीक। नॉर्मल है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? फेजर डायग्राम बनाना चाहिए, याद है ना। R, XL, XC ऐसे बना लो, फिर XL माइनस XC कर दो, फिर वेक्टर मानकर सॉल्व कर दो, उसके बाद सब कुछ अपने को आता है ना। आज अपन बात करेंगे पावर कैलकुलेशन की। किसकी बात करेंगे? पावर कैलकुलेशन। अच्छा, पावर कैलकुलेशन करने से पहले याद कर, मैंने बोला था तुम्हें कि अपन एवरेज करंट तो जानते हैं पहले से कि एवरेज करंट क्या है, करंट में भी पढ़ाया गया था। या RMS करंट क्या है? तो RMS करंट का डेफिनेशन तो हम तुमको बता दिए थे कि RMS का क्या मतलब है। स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज ले लो, फिर क्या निकाल दो? मीन निकाल दो। क्या कर दो? हाँ, क्या निकाल दो? उसका रूट कर दो। RMS का ये मतलब होता था ना, रूट मीन स्क्वायर। मतलब पहले स्क्वायर करना है करंट को, उसके बाद एवरेज लेना है, उसके बाद उसका रूट ले लेना है। मैंने ये नहीं बताया था कि ऐसे करंट या ऐसे EMF का ज़रूरत क्यों पड़ा। बोले थे उसमें कि बाद में बताएंगे कि क्या ज़रूरत पड़ता है। थोड़ा समझने का प्रयास करना क्या ज़रूरत पड़ता है बेटा। जैसे सपोज कर कि तुम्हारे पास कोई सर्किट है ऐसा, यूँ रेजिस्टेंस की मदद से समझाते हैं, ध्यान से देख। ऐसा कोई रेजिस्टर है जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, ठीक। और इसमें कोई करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही होता है ना, वेरिएबल वैरी करता है वो भाई, ठीक। तो ऐसा करंट बह रहा है। मान ले बेटा तेरे को इस रेजिस्टेंस से कितना हीट कैलकुलेट होगा, सॉरी कितना हीट निकलेगा ये तुझे निकालना है। क्या निकालना है? हीट कितना निकलेगा। हीट कहने का क्या मतलब कि याद कर, रेजिस्टर से अपन क्या करते थे? एनर्जी विड्रॉ करते थे। क्या विड्रॉ करते थे? याद कर, करंट में मैंने बताया था बेटा कि चार्ज यहाँ जाता है, चार्ज सारा एनर्जी दे देता है, फिर जाके बैटरी से भीख मांगता है, फिर जाकर देता है। ऐसे करंट का फील कराए थे क्या? तो आखिर इसको जो एनर्जी चार्ज जाकर दे रहा होता है, वो एनर्जी ये रेजिस्टर खा करके क्या करता है? हम ही को तो देता है, एज ए फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, एज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, है ना। तो वो जो एनर्जी निकालना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस में वो जरा बात करते हैं। ध्यान से सुनना। याद कर, अपन जब थर्मल फिजिक्स ये जब इसमें पढ़े थे हीट कैलकुलेशन, तो यहाँ से निकलवाए थे, बिजली बिल निकलवाए थे। जब अगर तुम किसी के रूम में रेंट पे रह रहे हो तो हर महीना बिजली बिल देना पड़ता है ना। मकान मालिक बोलता है कि देख तेरा 100 यूनिट बिजली बिल उठा है, तो 100 यूनिट तो तुझे तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि तूने कितना एनर्जी खर्च करा बेटा। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रहा है। आ रही बात समझ में? एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था, अगर तुझे याद होगा तो ध्यान से सुनना। कुछ इस तरीके से आया था बेटा, एनर्जी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PdT। याद है क्या तुम लोग को? नहीं याद है? याद है कि नहीं है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तेरी रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, यही होता है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। दिस इज द पावर। तो क्या अपन DE को ऐसे लिखते थे बेटा, याद कर, DE बराबर PdT। दोनों साइड ऐसे इंटीग्रेट कर देते थे तो क्या टोटल एनर्जी हमें मिल जाता था। इसी को हीट भी कह सकते हैं, और फॉर्मूला होता था PdT। क्या होता था बेटा? याद है? चल आगे सुनना जरा। क्या मैं हीट या फिर एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ? पावर का फॉर्मूला क्या था यार? I स्क्वायर R dt। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R होता है ना बाबू। I स्क्वायर R लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं, या VI लिख सकते हैं। याद कर, इलेक्ट्रिकल पावर का 3 फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना। तो इससे अपन एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। पर यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट करंट है क्या? कांस्टेंट करंट है क्या? वहां पे कांस्टेंट करंट होता था तो बेटा I बाहर निकल आता था, तो हो जाता था I स्क्वायर R, और dt का इंटीग्रेशन हो जाता था डेल्टा t। तो आंसर होता था डेल्टा H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा t। पर तब ना जब करंट कांस्टेंट रहे। पर यहाँ कांस्टेंट करंट है क्या? यहाँ तो वेरिएबल है, बाहर निकलेगा क्या? बाहर नहीं निकलेगा सर, अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, R कांस्टेंट है, R बाहर निकल सकता है, R बाहर निकलेगा भी, देखो ना, I बाहर नहीं निकलेगा ना। I की जगह पे क्या पुट करेंगे? ये वाला वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? I0 साइन ओमेगा टी। तो स्क्वायर कर दे तो ऐसे लिख दे, I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ R पहले से है R डी, ऐसा ना। कांस्टेंट क्या है? I0 और R, बिकॉज I0 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट, यही था ना। तो जरा इसको बाहर निकाल दो।
क्या लिख देंगे बोल, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन, ऐसा कोई तकलीफ यहाँ पे? अब याद कर बेटा, अगर मुझे हीट चाहिए, मान ले एक साइकिल में, एक साइकिल क्या, जो ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो एक साइकिल पूरा होता था ना, मतलब जब लूप एक चक्कर लगा लेता था, तो एक चक्कर की बात कर रहे अपन, आ रही बात समझ में? तो टाइम कहाँ से कहाँ दे, टाइम कितना लगता है बेटा एक चक्कर लगाने में? याद कर 2π/ओमेगा, ये था ना, ओमेगा से घूम रहा था, तो एक चक्कर लगाना मतलब 360 डिग्री घूम जाना, मतलब 2π रेडियन घूम जाना, तो कितने वक्त में घूम जाएगा? 2π/ओमेगा। तो इतना देर में मुझे एनर्जी निकालना है। आ रही बात समझ में? अब सॉल्व कर देना है सिंपल तरीके से। याद कर बेटा, ऐसा कैलकुलेशन किए थे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से किए है ना ऐसा पहले भी काम, एवरेज करंट निकालते समय। तो कर दे बेटा, फटाक से बोल। डेल्टा ई बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा होगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और यहाँ क्या हो गया? 2 sin ओमेगा टी, 2 sin ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, 2 sin ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, यही ना बाबू? चल, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ओमेगा टी है ना, तो क्या मैं 2 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता था, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी? विकास ये समझ में आया? हाँ बोल बेटा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी? हाँ लिख सकते हैं, पर सॉल्व नहीं कर पाओगे ना तुम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऐसे कर पाओगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख के? फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा उसी तरीके से, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो यहीं पे कर लेते हैं। समझ आया? अब सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन है अब केवल। अब बताना जरा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt से मल्टीप्लाई है तो t हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा बेटा? t हो जाएगा। तो डेल्टा ई क्या दिख रहा है, देख जरा ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, चल इसका t हो गया, और कॉस थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन थीटा। t के बगल में 2 ओमेगा है, तो क्या वो नीचे लिख देते हैं? डिफरेंशिएशन में क्या मल्टीप्लाई में चला जाता है, और इंटीग्रेशन में डिवाइड में चला जाता है। तो बोल क्या लिखिए इसका, माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। टाइम t के बगल में जो है सब लिखना होता है ना? कहाँ से कहाँ रे? 0 से लेकर, सॉल्व करो बेटा, पुट कर वैल्यू, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2π/ओमेगा, टाइम की जगह पे पुट कर देंगे ना, यहाँ पे पुट कर 2π/ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट के साइन 4π हो जाएगा, साइन 4π का वैल्यू 0, साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π हमेशा 0 होता है ना? तो ये 0 हो गया, समझ में आया? पाई के मल्टीपल में सब 0 होता है, साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π सब 0 होता है हमेशा। समझ आया? तो ये 0 हो जाएगा। माइनस, अब क्या 0 पुट करना चाहिए? तो यहाँ 0 माइनस, यहाँ 0 पुट है तो साइन 0 0, तो बस यही रह गया क्या बेटा? ठीक, बोल कितना आंसर आ रहा है? आई नॉट स्क्वायर 2π/ओमेगा, ये क्या 2 कट गया, आई नॉट स्क्वायर आर π/ओमेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? कहाँ स्क्वायर छोटा है? हाँ ये इतना उतारो, इसके बाद बताते हैं। टॉपिक का नाम क्या लिख रहे हो? पावर एंड हीट, पावर एंड हीट कैलकुलेशन, पावर एंड हीट कैलकुलेशन।
केवल यहाँ तक उतारना अभी, हाँ, केवल यहाँ तक। सर कहाँ पर बोले थे? ये वाला लाइन था बस, यहीं तक, उधर नहीं उतारना कोई। सर ये पावर इन एसी सर्किट है। बता रहे हैं अभी, वो नहीं, अभी तो आरएमएस का फील दिला रहे हैं, अभी एक्चुअल तुम्हारा फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं। यहाँ तक लिख लिए सब? चल देख बेटा, ये जो अपन निकाल दिए टोटल हीट, वो कितना वक्त में निकाले? पूरे एक साइकिल में ना। हम एक साइकिल में नहीं निकालना चाहते, मान ली किसी भी टाइम टी में निकालना चाहते हैं। जैसे तू अपने महीने का कैलकुलेशन करना चाह रहा है घर में, तूने कितना एनर्जी खर्च करा, तो कोई भी टाइम का कर सकता है। एक सप्ताह में कितना खर्च करा, एक दिन में कितना खर्च करा, एक साल में कितना खर्च करा, है ना। तो कोई भी टाइम टी में निकालते हैं, कोई भी टाइम टी में निकालते हैं। अगर कोई भी टाइम टी में निकालते हैं तो ये जो टाइम ले रहे हो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, वो क्या लेते हैं? 0 से टी क्या ले लेते हैं? 0 से टी। तो जरा अगर 0 से टी निकालते तो क्या होता, जरा बता, क्या चेंज आता? क्या जहाँ जहाँ 2 पाई बाई ओमेगा पुट करे थे वहाँ वहाँ टी पुट कर देते क्या? सिंपल ऐसा ही रहता ना बेटा। देखना क्या जाए कैलकुलेशन। डेल्टा ई बराबर क्या दिखाई देता है बोल? आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर इंटू, यही आता है क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा? आई बराबर आई नॉट बाई √2 का स्क्वायर आर इंटू टी। सर तब वो 0 0 कैसे हो जाएगा? अरे ये तो 0 ही है ना बेटा, यहाँ पे टी पुट करोगी ना, ये 0, ये वाला 0 समझ में आ रहा है। अब यहाँ तुम टी पुट कर रहे हो, फिर यहाँ माइनस पुट करते तो टी रहता, तो आखिर तो वो 2 ओमेगा के इंटरवल में ही रहता ना। किसके इंटरवल में रहता? 2 ओमेगा के इंटरवल में रहता, और ये बहुत छोटा इंटरवल रहता है। तो अगर वैल्यू कुछ आता भी तो ऑलमोस्ट 0 आता इसके कंपैरिजन में। नहीं समझ में आया ना कुछ? इसको हम डायरेक्ट आसानी से भी समझा सकते थे। तू ऐसा समझ कि आखिर जो तुम टाइम निकालोगे, 1 सेकंड में कितना साइकिल पूरा हो जाता है? 50 हर्ज होता है, याद है ना? तो 50 साइकिल होता है। तो ये बहुत छोटा टर्म है। अगर कुछ आंसर आता भी तो टी के रिस्पेक्ट में क्या आता? बहुत छोटा वैल्यू आता कि नहीं आता? मान लो तुम 1 महीने का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये जो भी साइन 2 ओमेगा जैसा चीज़ आता, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहता है? -1 से 1। तो इस टाइम के सामने तो इसका कोई औकात रहता नहीं, तो इसको इग्नोर कर सकते थे ना। आ रही बात समझ में? तो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता क्या? अब दिखाना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुन। जो नेट हीट आया वो आया आई नॉट बाई √2 का स्क्वायर आर इंटू टी। आया कि नहीं आया? अरे ये फॉर्मूला देखा देखा टाइप नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल हीट की तरह है। जो डीसी करंट में हीट लिखते थे क्या लिखते थे? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी लिखते, और टी टाइम में लिखते तो क्या लिखते? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक कांस्टेंट करंट अगर बहता तो हीट इतना ही आता जितना इस केस में आ रहा है। इतना लिख हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं, जल्दी लिखो उसको।
उतार लिए बेटा। वो जो भी अभी कैलकुलेशन किए वो हमें यही दिखाई दिया ना कि अगर एक रेजिस्टर में कोई ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो टोटल टी टाइम में कितना हीट जनरेट हुआ, I0/√2 का स्क्वायर R इंटू टी। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम ऐसा मानो कि एक रेजिस्टर है R जैसा ये था, उसमें इस बार कोई ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बह रहा है, कोई वेरिएबल करंट नहीं बह रहा है, बल्कि कांस्टेंट करंट बह रहा है। उसका वैल्यू कितना है, I0/√2। कितना है, कांस्टेंट करंट बह रहा है। तो इसमें हम लोग नॉर्मल तरीके से हीट क्या लिखते थे, एनर्जी कंजम्पशन कितना लिखते थे, I²RT, यही ना। तो कितना हो जाता, I0/√2 स्क्वायर इंटू RT, ऐसा लिखते हैं क्या। देख सेम आंसर है क्या। मुझे पता आम इंसान को क्या ज़्यादा समझ में आएगा। क्या आम इंसान, उसके घर में तो अल्टरनेटिंग करंट ही आ रहा है, क्या वो इतना लंबा चौड़ा जो अभी कैलकुलेशन किए वो करके एनर्जी निकाल पाएगा क्या। उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पढ़े लिखे हैं तब अपन निकाल पाएंगे, पर कोई आम इंसान निकाल पाएगा क्या। वो नहीं निकाल पाएगा कि उसने कितना एनर्जी कंज्यूम करा, और वो अपना बिजली बिल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो हम आम इंसान को क्या समझाते हैं ना, ध्यान से सुनना, कि भाई साहब आप क्या मानिए ना कि आपके घर में कोई ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बह रहा है। आप ये मान लीजिए कि आपके घर में कांस्टेंट करंट बह रहा है जिसका वैल्यू है I0/√2, और हीट निकाल दीजिए। तो जो हीट आंसर आपका आएगा ना वही आएगा जितना आना चाहिए था। देख दोनों का कैलकुलेशन सेम बैठ रहा है, फाइनली बैठ रहा है ना। ध्यान से सुनो हम क्या कह रहे हैं। आम इंसान के लिए ये कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो वो कैसे हीट कैलकुलेट करेगा। तो आम इंसान को क्या सिखाते हैं हम पढ़े लिखे लोग, क्या बोलते हैं कि आप ऐसा मत मानिए कि आपके घर में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। आप ये मानकर चलिए कि आपके यहाँ कांस्टेंट करंट बह रहा है, और उस कांस्टेंट वैल्यू का कितना है करंट का वैल्यू बेटा, I0/√2। अगर आप टी टाइम के लिए हीट निकालना चाहते हैं तो आप चुपचाप DC वाला फार्मूला लगा दीजिए, I²R इंटू टी, तो वो आराम से हीट कैलकुलेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ये I0/√2 क्या है, RMS। क्या है वो। तो ऐसा कैलकुलेशन दिख रहा था बेटा, तो लोग बताने लग गए कि देखो हीट को आप ऐसे लिख सकते हो I/RMS का स्क्वायर इंटू RT। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया। हमें कैलकुलेशन में जब दिखाई देता है I0/√2, जिसको लोग कह देते हैं कि वो RMS करंट है। क्या है बेटा वो, तो अपन कैसे समझाएंगे आम इंसान को कि आप भाई साहब मान लीजिए ना कि आपके घर में जो करंट बह रहा है ना वो कांस्टेंट बह रहा है, और कितना बह रहा है, I/RMS कितना बह रहा है, और कैलकुलेट कर लो टी टाइम में हीट। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है RMS हीट का, सॉरी RMS वैल्यू का, RMS करंट, RMS EMF, क्योंकि आम इंसान को समझाना उससे आसान हो जाता है। आ रही है बात समझ में। अब एक और चीज़ समझना जो हम बोलने जा रहे हैं, आम इंसान के हिसाब से समझते हैं। बेटा हमारे घर में जो सर्किट, जो सोर्स रहता है, जो बिजली आता है, वो कितना हर्ज का रहता है, याद है ना, 50 हर्ज। कितना वोल्ट का रहता है, 220 वोल्ट, यही रहता है ना। 50 हर्ज का मतलब समझे थे ना पहले भी। 220 वोल्ट जो है वो 220 वोल्ट कौन सा है, हमारे यहाँ जो भी है, मान लें कि EMF ऐसा आ रहा है, E=E0 साइन ओमेगा टी, ऐसा आता है ना बेटा। ये 220 वोल्ट क्या दिखा रहा है, E का वैल्यू, E0 का वैल्यू की क्या दिखा रहा है वो, E का वैल्यू। तो E तो फिक्स तुम मान ली ना, E फिक्स है क्या, वो तो चेंज हो रहा है लगातार। मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें। जैसे बल्ब में दिया हुआ है, मान ले 50 वोल्ट, सॉरी हाँ 50 वोल्ट दिया हुआ है और 10 वाट दिया हुआ है। तो 50 वोल्ट क्या दिया हुआ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना, EMF दिया है ना। कौन सा EMF, E0 मैक्सिमम वैल्यू करंट EMF का देता है क्या, क्या देता है सर। वो तो उतना के देता है कि मतलब जितना में मतलब उतना ही सर उस वोल्टेज पे अगर हम उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उतना पावर देता, उतना पावर देता। यही सिखाया ना तुम लोग को। लेकिन बेटा वहाँ पे जो हम बोल रहे हैं 10 वाट और 50 वोल्ट, वो 50 हमारे यहाँ तो EMF ऐसा आ रहा है ना, वो 50 क्या है, ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। E कहोगे क्या, E बोलोगे तो E तो हर समय चेंज हो रहा है ना, तो फिर 50 वोल्ट का है बोल दोगे तुम। इस केस में 220 वोल्ट अगर तुम बोल रहे हो, वो कांस्टेंट वैल्यू है क्या, पीक वैल्यू है क्या, पीक वैल्यू नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, ये तो समय के साथ चेंज हो रहा है ना। तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू दिया रहता है क्या, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं दिया रहता है। ये क्या दिया रहता है, RMS वैल्यू। क्या दिया रहता है,
क्यों दिया रहता है आरएमएस वैल्यू? क्योंकि आम इंसान कैलकुलेशन अगर हीट का करना चाहेगा तो वो क्या ऐसे कैलकुलेट कर पाता? वो तो आरएमएस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर पाता ना बेटा। इसलिए आम इंसान को समझाने के लिए यहाँ जो वैल्यू दिया रहता है, ना तो वो ई रहता है, ना तो वो मैक्सिमम ई नॉट रहता है, वो क्या रहता है? आरएमएस वैल्यू। क्या रहता है? आरएमएस वैल्यू। क्यों आरएमएस वैल्यू दिया जाता है? क्योंकि उससे एक आम इंसान को हीट कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। आ रही है बात समझ में? अरे तेरे को अगर हम ऐसे दे दें तो तू कर लेगा, पर कोई किराना दुकान वाला आदमी कर पाएगा क्या अपने दुकान का कैलकुलेशन? नहीं कर पाएगा ना वो। तो वहाँ पे आरएमएस देते हैं, आरएमएस के हिसाब से फटाक से कैलकुलेट कर लेता है। अपन जितना हीट कैलकुलेशन किए हैं करंट में, उसमें तुमको ये सब कोई बात सिखाए थे क्या? पर हीट कैलकुलेट करवाए थे ना बेटा। तो वहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ था वो कौन था एक्चुअली? आरएमएस था, क्योंकि हीट के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आरएमएस करंट का, आरएमएस ईएमएफ का, सो दैट एक आम इंसान उसको कैलकुलेशन हीट का बड़े आसानी से कर पाए। कोई तकलीफ? तो ये जो तुम्हारा सोर्स दिया रहता है बेटा, ये 220 वोल्ट, ना तो ई रहता है क्योंकि ई तो हमेशा चेंज हो रहा है, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं दिया रहता है। क्या दिया रहता है? आरएमएस वैल्यू। अब जरा समझना ध्यान से, हमारे घर जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है ना। ये है क्या बेटा? ई आरएमएस। क्या है बेटा? ई आरएमएस। मतलब ई आरएमएस का वैल्यू है 220। ध्यान से सुनना। अब ई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट बाई √2। यही होता है ना बेटा? बोल, सॉल्व कर तो इसको। ई नॉट को √2 इंटू 220 करोगे क्या? तो ई नॉट √2 इंटू 220 करोगे ना, तो ये करीब करीब 311 वोल्ट होता है। कितना होता है? इसका मतलब हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट फिक्स रहता है क्या? नहीं, वो तो चेंज हो रहा है, वो तो आरएमएस वैल्यू दिया है। मतलब जो हमारे घर वोल्टेज आता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है? 311 वोल्ट। कहने को 220 वोल्ट रहता है, आरएमएस वैल्यू रहता है, वो मैक्सिमम नहीं रहता है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब -311 से +311 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करते रहता है। इसका मतलब तुम अगर अपने घर के तार को ऐसे टच कर देते हो, जो आता है करंट बाहर से पोल से, तो तुमको कितना वोल्ट का झटका लगेगा? 220 वोल्ट का, 311 का? 311 का भाई, मैक्सिमम ये है वैल्यू। समझ में आया? अब एक और सवाल पूछा जाता है जनरली बोर्ड के एग्जाम्स में। मैं पूछ रहा हूँ कि 220 वोल्ट, एक लड़का है, उसको 220 वोल्ट डीसी का झटका दिया जाए, और एक लड़का है जिसको 220 वोल्ट एसी का झटका दिया जाए, कौन ज़्यादा जल्दी मरेगा? एसी वाला। एसी वाला, क्योंकि एसी वाला 220 कहने को है, पर एक्चुअल में उसका पीक वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू 311 है। तो जल्दी तो वो मरेगा तो दोनों, पर जल्दी कौन मरेगा? 311 वाला, एसी वाला। आ रही बात समझ में? तो हमारे घर जो 220 वोल्ट लिखा रहता है, एक्चुअल में वो आरएमएस वैल्यू लिखा रहता है। क्यों रहता है? ताकि कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। कोई तकलीफ? लिखो जरा। for the electricity we are getting, for the electricity we are getting, comma, it is rated as, rated मतलब रेट करा रहता है, it is rated as, पूरा ये बना, पूरा लिख ले। और ध्यान में रखना कि 220 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता। 220 वोल्ट क्या रहता है बेटा? आरएमएस वैल्यू। तो ये टाइम के साथ अपना वैल्यू भी चेंज करता है। हाँ, ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, वो फिक्स थोड़ी रहता है, वो तो हमेशा चेंज करते रहता है कि नहीं? डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। देख, ई का वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना बेटा। तो समय शून्य पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाइम टी बराबर π/2 ओमेगा पे कितना हो जाएगा? ई नॉट हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सर वो दोनों का वैल्यू लगभग सेम आता है? नहीं, सेम एग्जैक्ट सेम रहता है, एग्जैक्ट सेम रहता है। सर आप बताया तो कुछ मतलब होता है ना? कुछ है, पर उसके सामने एकदम नेग्लिजिबल है। हालांकि उसका वैल्यू 0 ही होता है। एक और टाइप से कैलकुलेशन तो वो करके दिखाते तो आ जाता, जस्ट इग्नोर इट। बस ध्यान रखना कि आरएमएस का क्यों कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि हीट कैलकुलेशन आम इंसान आसानी से कर पाए, है ना? चल, ये लिखना चाहते हो या मिटाएं? समझने वाली बात लिख लिए हो, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्चुअल पावर कैलकुलेशन। ये तो अभी तक हम क्या फील करा रहे थे, आरएमएस की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना? चलिए आइए।
अब लिख बेटा पावर कैलकुलेशन इन LCR सर्किट किसी भी सर्किट में जिसमें AC रहे, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। पावर कैलकुलेशन इन LCR सर्किट, ब्रैकेट में लिख देना AC सोर्स। अगर AC सोर्स रहता है तो पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देखने जा रहे हैं। याद कर बेटा, जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो करंट और फाइनल जो वोल्टेज होता था उसमें कुछ ना कुछ फेज एंगल रहता था, कुछ ना कुछ एंगल रहता था क्या? कभी 90 डिग्री, कभी 37 डिग्री, कभी 45, कुछ भी हो सकता था ना। आई और भी के बीच में कोई दिक्कत है क्या? ब्राइटनेस बहुत दिख रहा है जो लिखा हुआ है? ठीक है, मतलब ऐसे दिख रहा था ना। ठीक है, बस ये दिखना चाहिए, शक्ल ना दिखे कोई बात नहीं। देखो इधर, फिर पता चला कि भूत पड़ा रहा है भाई। काले दिख रहे क्या एकदम? डार्क है। इतने काले नहीं है भाई, ठीक करो उसको, थोड़ा बढ़ाओ, देखो कुछ करो। नहीं बंद मत करना, इसे बिना बंद करे कुछ करना। पता है ना वीडियो कहाँ से ब्राइटनेस पड़ता है? हो गया? ज़्यादा तो नहीं हो गया? ठीक, चलो देखो। हाँ, पावर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बेटा AC सोर्स के केस में, है ना। चल, मैंने क्या बोला कि करंट और वोल्टेज के केस में हमेशा उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहता था, एंगल रहता था। अल्फ़ा मान सकते हैं, थीटा कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ अल्फ़ा मान के चलते थे, है ना। तो चल ध्यान दो, मान लेते हैं एक जनरल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बेटा अपन, जिसमें करंट मान लेते हैं इधर है I और इसका वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है I0 साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और पोटेंशियल मान लेते हैं इससे आगे है ऐसा कुछ, और पोटेंशियल और करंट के बीच में एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा मान ले, थीटा मानकर चलते हुए थोड़ा अच्छा दिखता है सॉल्व करने में। थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? थीटा। और वोल्टेज क्या है? करंट से आगे है कि पीछे है? आगे है, ज़्यादा है ना, देख एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्या समथिंग एंगल ऐड हो जाएगा, कितना? थीटा एंगल, है ना। तो क्या लिख देंगे बेटा इसको? V बराबर या V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। ये पहले से अपन देखे हैं। अब चलो, पावर का फॉर्मूला क्या अभी बता रहे थे? पावर का फॉर्मूला 3 तरीके से होता है। I2R होता है ना, I2R क्या होता है बेटा? उसी को क्या लिख सकते हैं? V2/R, या उसी को लिखते थे VI। 3 तरीके से लिखा जाता है, I2R, V2/R या VI। हमको क्या क्या पता है यहाँ पे? V और I, तो उसी के टर्म में लिखेंगे V × I। बात समझ में आ रही है? तो देख बेटा, पावर का फॉर्मूला अपन यहाँ क्या लिखेंगे? V × I। B कितना है? V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, करंट कितना है रे? I0 साइन, ये ना बाबू। अच्छा, ये जो भी पावर लिख रहे हो वो देखो इंस्टेंटेनियस पावर है, किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम पर हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए होता है कि एवरेज पावर चाहिए होता है? मुझे एवरेज चाहिए सर, एक महीने में कितना टोटल पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चाहिए मुझे बेटा? एवरेज। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद कर, तुम लोग को बताए होंगे एवरेज करंट के केस में अगर करंट I दिया है बेटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ I dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज। मैंने बोला था कि केवल ये करंट का फॉर्मूला नहीं है, अगर एवरेज करंट तो ऐसे लिखेंगे, एवरेज EMF लिखते तो क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ E dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। एवरेज पावर तो इंटीग्रेशन ऑफ P dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, ऐसे लिखते हैं ना। तो अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज पावर ना। तो एवरेज पावर कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान से देख, फॉर एवरेज पावर P एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। हाँ लगेगा, सब लगेगा, कर रहे हैं वही तो। चलो आ जाओ, अब सॉल्व करना है। काफ़ी लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत है लंबा चौड़ा। देख मेरे को बता बेटा, जो एवरेज पावर कैलकुलेट करने जा रहे हो वो एक साइकिल के लिए कर लेते हैं। किसके लिए? एक साइकिल पूरा होने में कितना वक्त लगता था? 2π/ω।
2 पाई बाई ओमेगा ना, सही है। नीचे वाला सॉल्व कर ले तो dt का मतलब इंटीग्रेशन t हो जाता, फिर 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, तो नीचे क्या हो जाता 2 पाई बाई ओमेगा, बस यही हो जाता ना। तो इसको सॉल्व करके ऊपर लिख देंगे ताकि आसान हो जाए थोड़ा। अब बोल एवरेज पावर यहाँ हो जाता 2 पाई बाई ओमेगा, तो ऊपर में जाकर के उल्टा हो जाएगा क्या बेटा? ओमेगा बाई 2। चलो अब केवल ये वाला कैलकुलेट करना है हम लोग को। लिख तो जरा, पूरा पुट करो। पी कहाँ है? ये है ना, पूरा पुट कर तो बेटा V0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन ओमेगा टी, ऐसा क्या इनटू dt। ये खतरनाक कैलकुलेशन आ रहा है। P एवरेज तो V0 I0 तो बाहर आ जाएगा। हाँ बाबू, V0 I0 हाँ वही कर रहे हैं। V0 I0 निकाल दिए। बोल अब अंदर में क्या बच गया? ये वाला पूरा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे तुम लोग बताओ? U into V। हैं u इंटू वी, डिफ्रेंशिएशन है बेटा, डिफरेंशिएशन, U into V। डिफ्रेंशिएशन है ये तो। U फिर डिफरेंशिएशन ऑफ V। अरे देख लो, ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन में वो फॉर्मूला लगता है, सर इंटीग्रेशन में भी लगता है U into। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको तुम कह रहे हो ना, हाँ। वही कह रहे हो ना। बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसी सबको पता है? हाँ वो पता है, तुम लोगों को पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? नहीं, यू भी मुझे लगा कि तुम डिफ्रेंशिएशन वाला यू भी आ गई, एक को पकड़ो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, वो नहीं। बाय वालों को तो समझ में आने से रहा। नॉर्मल तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? ये छोड़ नहीं देंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर्मूला पे करते हैं नॉर्मल तरीके से, तुमको समझ में आएगा। देखो तो बोल बाबू, इसको तोड़ तो साइन थीटा प्लस अल्फा जैसा दिख रहा है क्या? तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, याद है? लिख साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसको किससे मल्टीप्लाई करा गया है रे? साइन ओमेगा टी, है ना बेटा? और बगल में है डी टी। कहाँ तक लेके जाएं? ओमेगा बाई 2 पाई V0 I0। बोल बाबू, इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, तो कितना हो जाएगा देख? कॉस थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, अलग अलग कर दे रहे हैं, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो जाएगा देख? साइन थीटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, ऐसा क्या? देखो अलग अलग कर दिए इंटीग्रेशन, अब सॉल्व हो जाएगा। ये कॉस थीटा कांस्टेंट टर्म है ना, उन दोनों के बीच का एंगल है कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा क्या? अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना? बोल वाह क्या करे, इतना लंबा कैलकुलेशन है। बोल कॉस थीटा बाहर निकाल दे बेटा इसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दे। क्या बच गया? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बार बार कर रहे हैं ना अपन। कितना आंसर आ रहा था याद है कुछ किसी को? टी केवल अंदर रह जाता था, याद कर, और 0 से लेकर के 2 पाई ऐसे कर देते थे कुछ। दिखाओ तो मेरे को कैलकुलेशन डायरेक्ट पुट करते, क्या इतना मेहनत कर रहे हैं। अभी किए ना बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट, तो T आ जाता था। नहीं 2 भी तो है ना यहाँ पे, 2 बाहर निकालते थे ना, तब मल्टीप्लाई करते थे। तो वो डिवाइड तो आपने ऑलरेडी कर दिया ना। हाँ हाँ, एक मिनट वेट। इस बार लास्ट टाइम कर ही देते हैं, गड़बड़ा जाएंगे, बेकार हो जाएगा। बोल भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, अंदर में क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यही ना? चल प्लस साइन थीटा यहाँ पे देख तो साइन थीटा बाहर आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ क्या है? यस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन थीटा कॉस थीटा जैसा दिख रहा है क्या? याद कर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी ना पुट कर पाओगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिए बेटा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिख दोगे? साइन 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा टी, ऐसा क्या? अब कहाँ करें सॉल्व, बता दो इतना कैलकुलेशन है बस, आंसर तो बहुत छोटा सा है।
हो गया? हो गया विकास? हाँ लिखो लिखो लिखो। हो गया नीचे वाला? अच्छा, खैर नीचे वाला वैसे भी नहीं मिटाता क्योंकि मेरे को भी तो देखना है। देखो आ जाओ। कहाँ से कहाँ सॉल्व करना था बेटा मेरे को? 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। आ जाओ इंटीग्रेट कर सब। बोलो। टी माइनस कॉस थीटा बाहर है बेटा, चल इसका इंटीग्रेशन बोल। टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। याद है ना, ये कॉस का साइन हो जाता था और जो टाइम के बगल में है वो नीचे रह जाता था। ठीक, पुट कर देंगे बेटा 0 से लेकर, चलो एक ही बार में पुट करेंगे बाद में। चल यहाँ बोल बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस 2 बाई 2। साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन? माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस यहाँ रख देते हैं बेटा, और ये क्या लिख देंगे? कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। 2 ओमेगा। ऐसा क्या? हाँ सर। चलिए कहाँ से कहाँ बेटा? 0 से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ बाबू, अच्छा ये 2 छूट रहा है, यस। चल बोल, आजा पुट कर बेटा, जहाँ जहाँ टी है 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पुट कर तो कितना हो जाएगा? देख इसको जैसा यहाँ रहने देते हैं, कॉस थीटा बाई 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ पुट कर 2 पाई बाई ओमेगा, 0 हो जाएगा। सबको दिख रहा है? खत्म। ठीक, माइनस नहीं, ऊपर वाला पूरा पुट कर देते हैं अभी। अब 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पुट करो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 पाई, रुको, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा क्या है? 4 पाई हो गया क्या? 4 पाई 1 होता है, पॉजिटिव होता है। 4 पाई कितना होता है? पॉजिटिव 1 होता है सर, ये बात में आता है। हाँ हाँ, 4 पाई तो 1 आ गया, 4 पाई सर 1 होता है तो प्लस 1 होगा ना? हाँ। प्लस 1 नहीं, ऐसा तो नहीं होना 0 चाहिए। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई वही होगा। एक मिनट, पाई बाई ओमेगा 4 पाई कॉस 0, फिर रुको ना, बना ही लेते हैं। क्वाड्रेंट बना लीजिए ऐसा रहता है ना? सर वही होगा, गूगल बोला सर। हाँ सर, क्वाड्रेंट में ज़्यादा इजीली अच्छा ठीक, कितना बोल रहे हो? बोलो। 1 कुछ गड़बड़ आ जाएगा वैसे आंसर यार। कि 0 होना चाहिए। खैर एक मिनट रुको। अच्छा ठीक है, देखते हैं। साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 ओमेगा 1 हो गया, ऐसा? ठीक, हाँ ठीक है आ जाएगा। चल समझ गया क्या हो रहा है। माइनस, अब क्या 0 पुट करना है? बेकार में भी परेशान हो जाता था। 0 पुट करना, आओ 0 पुट करो भाई। तो कॉस थीटा बाई 2, 0 खत्म, माइनस खत्म, माइनस यहाँ पे 0 पुट करता तो फिर क्या 1 हो जाता इसका वैल्यू? तो क्या यही रह जाता? साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 ओमेगा, यही ना बेटा? हाँ ठीक है, चल सॉल्व कर इसको। कॉस थीटा बाई 2 और इसमें मल्टीप्लाई क्या है? 2 पाई बाई ओमेगा, ये खत्म है बेटा, माइनस साइन थीटा बाई 4 ओमेगा, यही ना? हाँ हाँ ठीक है। अब बोल, वहाँ पे ये खत्म और वो क्या दिख रहा है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो साइन थीटा बाई 4 ओमेगा, ठीक तो है? गया ये?
इतना दिख रहा है केवल, और यहाँ बाजू में क्या था मल्टीप्लाई, वी नॉट आई नॉट ओमेगा अपॉन 2 पाई। देख तो कट रहा है क्या कुछ कुछ, 2 पाई ओमेगा ओमेगा। आंसर आया वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा अपॉन 2। चल सही है, देख आगे क्या मैं पावर एवरेज को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देख वी, अच्छा यहाँ जो 2 दिया हुआ उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता था क्या? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस थीटा। वी नॉट बाई √2 क्या है रे? भी आर एम एस। क्या है बेटा? भी आर एम एस। आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है रे? भी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है ना, ये फॉर्मूला आ गया फाइनल, ठीक। ये जो कॉस थीटा इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? लिख, लैंग्वेज लिखवा दे रहे। हाँ बोल, लिख रहे हैं। हाँ है ना पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पूछेगा क्या होता है, बता देंगे कैसे लिखना है एग्जाम में। पावर लिखा है, पावर इन एसी सर्किट। पावर फैक्टर लिखा है कि नहीं? हाँ ठीक है, डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, आई एम वेरी श्योर। फार्मूला बस याद रखना, इसका फार्मूला कई तरीके से लिखेंगे अभी, डोंट वरी। हाँ इसके बाद वही है। पूछ मेरे से। बोले 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है एसी से पैटर्न चेंज हो गया। 5 मार्क्स का मैक्सिमम। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस 1 मार्क्स, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस, 5 1 मल्टीपल चॉइस, 5 1 शॉर्ट, मतलब 1 लाइन आंसर और एक 1 शॉर्ट। अच्छा जानते व्हाटलेस करंट क्या होता है? तो वो देख, प्योरली हाँ। इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में जो पावर लॉस होता है वो 0 होता है, तो उसमें जो करंट बहता है उसको व्हाटलेस करंट बोलते हैं। अच्छा, पता नहीं यार, मतलब तो मेरा जीवन झूठ पे निकला। इतने दिन से पढ़ा रहे, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है ये। उतार लिए बड़े आगे, उतार उतार उतार। एसी में सब यही है, कैलकुलेशन है तगड़ा तगड़ा एकदम, पर आंसर आता है छोटू सा एकदम। भी आर एम एस आई आर एम एस, भी एवरेज आई एवरेज, पावर एवरेज। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होता है? तुम कभी देखो ऐसे? यस, कभी तुम देखी होगी, सुनो। मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना। हाँ क्या बात है, वाह। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजिंग द लाइट इज नॉन एज पोलराइजेशन। क्या? सर फेरो बता रहे क्या होता है? सुन, तो कभी देखी होगी, बचपन में ऐसे खेलिए, मैग्नेट से ऐसे कांटी छोटे छोटे कील चिपका रहे हैं। जब तुम मैग्नेट भी हटा दोगी ना, तो वो जो लोहा रहता है ना, कभी कभी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। हैं? बता देंगे, कुछ कुछ उसके मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आता है, बताएंगे। फेरोमैग्नेटिज्म में शायद ये होता है कि परमानेंट मैग्नेट वो बन जाता है, बताएंगे। कुछ कुछ डेफिनेशन है छोटा छोटा सा। हाँ सर वो याद किया है। पारा मैग्नेट, डाई मैग्नेट, फेरो मैग्नेट, फेरी मैग्नेट, ये सब होता है। वो ऐसे साई बोलते हैं क्या? हाँ साई होता है क्या ये? नहीं, ध्यान में नहीं ऐसे है, एक्स रहता है? नहीं वो ध्यान में नहीं है, वो नोटिस। वो उसका पॉज। साई बोलते हैं इसको, इसको बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसे ऐसे एक्स रहता है। काई बोलते हैं। साई काई अरे सब बोलते हैं सर, चाय साई। सर देखिए ऐसा होता है। चाइना का एनए हटा दीजिए। इसको सब्सिबिलिटी सर ऐसा रहता है। सस्पेक्टिबिलिटी। हाँ सर, जो भी Yes. बोलते हैं। तो वो फेरो का पॉजिटिव और लार्ज होता है। चलो अभी ये कर ले, कितना आया पावर एवरेज? भी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है याद है ना? करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल।
ठीक है, फेज एंगल या फेज डिफरेंस कह सकते हो। तो नीचे में लिखो वेयर थीटा इक्वल्स टू फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, अब क्या याद रखने वाली बात है, ध्यान से सुन। इस कॉस थीटा को एक स्पेशल नाम दिया गया बेटा, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। इसको ये पावर फैक्टर का थोड़ा कहानी सुन, अच्छा लगेगा। पावर फैक्टर पहले कहते हैं, सिंपल सी बात है। देख गवर्नमेंट क्या तुमसे चाहती है ना, देख गवर्नमेंट मान ले तेरे को 100 रुपये का बिजली भेजी तेरे घर, कि आप 100 रुपये का बिजली इस्तेमाल करिए। 100 रुपये का बिजली आया तेरे घर, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है ना कि हाँ ठीक है, आप 100 रुपये का बिजली लिए, 100 रुपये मुझे पे कर दिए, मतलब बिजली बिल देते हैं ना, ठीक, 100 रुपये पे कर दिए। पर गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम 100 रुपये का बिजली भेजे हैं ना, तो कम से कम उसका आप 90% इस्तेमाल करिए। पर हमारे घर का कनेक्शन इतना ख़राब होता है, ख़राब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसके कारण कई बार एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। मतलब मान लो 100 जूल एनर्जी तेरे घर आया ना, तो हम लोग यूज कर पा रहे 60 जूल, 40 जूल वेस्ट में चला जा रहा है। समझ में आया? वेस्ट में चला जा रहा है। तो सरकार क्या कहती है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं तो आपको 100 रुपये का अगर एनर्जी दिया, तो आप 100 रुपये मेरे को पे कर दिए, लेकिन आपको तब भी उस एनर्जी में से वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ठीक है पैसे आपके हैं, लेकिन ये सोर्स किसका है? ये जो एनर्जी है वो तो देश का है ना, रिसोर्सेज तो देश का है ना। आप देश के रिसोर्स को बर्बाद नहीं कर सकते। आप बर्बाद करें, कई गाँव में अभी तक लाइट नहीं गया है। तो सरकार क्या चाहती है कि अगर आप बिजली बिल पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन जितने का बिजली आपको मिल रहा है, उसका मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर पाएँ, ये कॉस थीटा वही दिखाता है बेटा। कॉस थीटा दिखाता है कि आप कितना % यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू तुम देखोगे लिखा रहता है। अगर बिजली बिल का भी ध्यान से देखोगे नेक्स्ट टाइम में, तो तुम देखना नीचे में पावर फैक्टर दिया रहता है 0.8, 0.9, 0.94 ऐसे करके दिया रहता है। तो 0.9 लिखा है पावर फैक्टर, मतलब क्या? तो 90% इस्तेमाल कर ले रहा है और 10% वेस्ट कर दे रहा है। तो सरकार का क्या है रूल रेगुलेशन कि अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम हुआ तो फिर सरकार सजा देगी, पेनल्टी लगाती है, एक्स्ट्रा फाइन लगा देती है। कई बार तुम देखोगे घर में ना कि बिजली बिल ज़्यादा अपन यूज नहीं कर रहे हैं, पर बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? उसमें लॉस बहुत होने लगता है। तो लॉस होने के कारण गवर्नमेंट क्या करती है ना, तुम पे फाइन चार्ज कर देती है कि भाई एक तो तुम ठीक है ले रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, लेकिन तुम बहुत वेस्ट कर दे रहे हो। वेस्ट करने का हक नहीं है तुझे। समझ में आया? तो पावर फैक्टर कितना होना चाहिए बेटा? कम से कम 0.9। तो ये जो पावर फैक्टर होना चाहिए कम से कम 0। पूरे घर में जो लाइट ऑफ करते चलते हैं कि ज़्यादा बिजली बिल नहीं होती, तो हम वो तो वेस्टफुल ही कर रहे हैं। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? फिर बोल। वेस्ट कैसे हो रहा है? वेस्ट कैसे हो रहा है? जैसे बल्ब जल रहा है, ठीक, बल्ब घटिया क्वालिटी का लोगे तो उसमें लाइट ज़्यादा देने की जगह पे क्या दे देगा? हीट निकलने लगेगा ज़्यादा। पंखा तुम चला रहे हो, पंखा में हवा देने से जगह तुम टच करो तो एकदम गर्म हो गया है, हो रहा है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाता है। तो सरकार चाहती है कि आप ज़्यादा लॉस ना करें। तो जो भी तुम ये देखोगे ना, जैसे घर में तो फिर भी लॉस बहुत कम होता है, पहले ये लिख देते हैं। पावर फैक्टर कितना होना चाहिए बेटा? कम से कम 0.9 ना, तो ये होना चाहिए 0.9 से ज़्यादा, ठीक। देख इधर आ बेटा। हाँ, क्या बोल रहे थे? घर में ज़्यादा लॉस नहीं होता है। ऐसे मतलब ऐसे अपार्टमेंट्स में या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, जैसे मान लें कि यहीं पे ढेर सारा एसी लगा हुआ है, ढेर सारा प्रिंटिंग मशीन लगा हुआ है। तुम किसी फैक्ट्री में चले जाओगे तो बड़ा बड़ा मशीन्स रहता है ना सब, तो उन सब में बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है, तो उन सब का पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता है। तो तुम कई बार देखोगे कि जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, उसका खुद का ट्रांसफार्मर रहता है, उसका खुद का जनरेटर लगा रहता है, पूरा पावर सिस्टम लगा रहता है। तुम देखा होगा, जैसे इसी बिल्डिंग के नीचे अगर तुम जाओगे, जो सबसे नीचे में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले सब बैठे रहते हैं, तो ढेर सारा कुछ चीज़ लगा हुआ देखोगे, बॉक्स जैसा। वो क्या रहता है? उसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटर बैंक। क्या बोलते हैं? वो कैपेसिटर बैंक क्या कर रहा होता है? ये पावर फैक्टर को ठीक करता है वो। अगर वो कैपेसिटर बैंक ना लगा रहे ना, तो यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा तो पता चलता है कि एक बिल्डिंग से कम 1 लाख रुपए तो पेनाल्टी भर रहा है। मतलब बिजली बिल 2 लाख आ रहा है वो सही है, पर 1 लाख रुपए तुम पेनाल्टी भी भर दे रहे हो, तो 1 लाख बर्बाद चला गया ना। तो जब तुम बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाते हो या बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा एसी चला रहे हो, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स चला रहे हो, तो उस केस में पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है, क्योंकि लॉस बहुत होता है।
उस लॉस को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, पावर बैंक कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, वो पावर फैक्टर ठीक करता है। आगे बात समझ में। सो बेसिकली पावर फैक्टर इंडिकेट्स यू एट व्हाट एक्सटेंट यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात समझ में, लिख जरा। पावर फैक्टर इंडिकेट्स that at what extent we are using electricity without wastage. ठीक। अगर मान ली पावर फैक्टर तेरे घर का दिया हुआ बेटा 0.85, तो तुम क्या समझ जाओगे कि अगर मेरे घर में 100 जूल एनर्जी आ रहा होगा ना, तो हम केवल 85 जूल इस्तेमाल कर पा रहे हैं और 15 जूल वेस्ट हो जा रहा है। सरकार ये नहीं चाहती कि आप वेस्ट करें। आगे बात समझ में। अब आजा आगे, इस कॉस थीटा के बारे में 0 पॉइंट करीब लिखा रहता है, फैक्टर रहता है ना, कितना बाई कितना। जैसे मान ली कि तू 100 जूल में 80 जूल इस्तेमाल किया, तो 80/100 ऐसा लिखा रहेगा कि 100 जूल में आपने कितना इस्तेमाल करा, 80। तेरे मार्क्स कैसे मिलते हैं, मान ले तेरा फिजिक्स में मार्क्स है 95, 100 भी कितना है बेटा 95, तो ऐसे ही मार्क्स दिया जाता है ना, 95 आउट ऑफ 100। तो कितना लिखोगे, अगर पॉइंट पे लिखोगे तो 0.95। समझ में आया। वैसे ही आउट ऑफ 100 जूल तुम कितना इस्तेमाल कर रहे हो, 80। समझ में आया। हाँ, पावर फैक्टर के बारे में कुछ और भी समझते हैं। देखो पावर फैक्टर तुझे दिखाई दे रहा है ना बेटा, क्या है, आई और भी के बीच में क्या है, फेज एंगल है या फेज डिफरेंस है। याद कर, जब अपन फेजर डायग्राम बनाते थे, क्या बनाते थे बाबू, फेजर डायग्राम। याद है एलसीआर सर्किट में आर इधर बनाते थे, एक्स से ऊपर बनाते थे, एक्स से नीचे बनाते थे ना। उसके बाद वो सब करके क्या सॉल्व करते थे, जेड का वैल्यू क्या सॉल्व करते थे, जेड क्या था रे, इम्पेंडेंस। क्या था बेटा, इम्पेंडेंस। मैंने बोला था ना कि जिधर रजिस्टर होता है उधर ही करंट होता है बाबू। ध्यान से सुनना, जो अपन फेज डायग्राम पहले अपन बनाते थे उसमें हमारा आर इधर रहता था और ऊपर में एक्सएल रहता था, नीचे में एक्सएल रहता था। तो अगर ऊपर की तरफ अगर हम लोग केवल लिख देते तो क्या लिखते थे, एक्सएल माइनस, यही ना। उसके बाद अगर मैं इसको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर दूं, ये क्या आता था, जेड आता था। क्या आता था बेटा, जिसको क्या बोलते थे, इम्पेंडेंस। यही वाला एंगल तो है थीटा, क्योंकि इधर तुम्हारा करंट रहता है और इधर क्या रहता था, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इधर क्या रहता था बेटा, आर की तरफ करंट और इधर क्या आता था, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो क्या मैं कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो तो इस ट्रायंगल को ध्यान से बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या लिख दोगे, बोल, नहीं आई के टर्म में नहीं, आर के टर्म में। आर ये लेंथ आर हो गया और ये वाला लेंथ कितना है, जेड। तो कॉस थीटा क्या हो गया, आर बाई जेड। तो कॉस थीटा को ऐसे भी फॉर्मूला में लिखा जाता है, आर अपॉन जेड, जहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस, और जेड क्या था, इम्पेंडेंस। लिख लो नीचे में जो ये लिखे थे, उसके बाद जस्ट कॉस थीटा बराबर आर बाई जेड। लिख लिए। चलो एक और चीज़ समझो, आओ इधर। देख इधर, याद कर बेटा, अपन ऐसे जेड निकालने के बाद लिखते थे आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड। मैक्सिमम को कंपेयर कर पाते थे, टाइम वाले फंक्शन को कंपेयर, याद ऐसे लिखते थे बाबू। दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दे तो आई नॉट बाई √2 वी नॉट बाई √2 बाई जेड। आई नॉट बाई √2 क्या हो गया, यस आई आर एम एस, और इधर क्या हो गया बेटा, हो गया बाई। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, आई आर एम एस और वी आर एम एस के बीच का रिलेशनशिप। अब देखो पावर को कई तरीकों से लिखा जाता है। जैसे पावर अपन डीसी के केस में क्या क्या लिखते थे, आई स्क्वायर आर, भी स्क्वायर बाई आर, भी आई, ऐसे लिखते थे ना बाबू। वैसे यहाँ भी पावर को 2-3 फॉर्मेट में लिखा है। इसमें 2-3 क्या 3-4 फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
तो वो सब आपको याद रहना चाहिए। पता नहीं न्यूमेरिकल कैसा पूछ दे। देखो आ जाओ, सबसे पहला पावर का फॉर्मूला क्या आया? VI पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला आपको ये याद रहना चाहिए जो कि सबसे बेसिक है। उसके बाद बोल बेटा, क्या मैं वी आर एम एस की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू जेड। तो पुट कर वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू जेड, तो क्या हो जाता है ये? आई आर एम एस स्क्वायर जेड कॉस थीटा। सही लिखे हैं? हाँ सर। आगे सुन, क्या मैं आई आर एम एस कैसे लिख सकता था बेटा? वी आर एम एस बाई जेड। पुट कर तो आई आर एम एस के जहाँ पे वी आर एम एस बाई जेड, तो क्या हो जाता? वी आर एम एस का स्क्वायर बाई जेड इंटू लिख सकते हैं। अब सुनना जरा, पावर को वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा क्या था? आर बाई जेड, तो लिख सकते थे क्या ऐसे? यहाँ पे अगर पुट कर देते इस वाले फॉर्मूला में तो आर बाई जेड, जेड जेड चला जाता। तो देख पावर क्या दिखाई दे रहा है? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू बोल आर बाई जेड है ना, जेड जेड गया तो आर। देख रहा है बेटा, इसीलिए आई आर एम एस दिया जाता है। अगर आई आर एम एस आम आदमी को पता रहेगा तो पावर सीधा निकालेगा आई स्क्वायर आर, लेकिन वो आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करेंट नहीं, आर एम एस करेंट है। अरे ये बात समझ में? तो यहाँ पे दिख जाता है, इसीलिए बनाया जाता है आर एम एस का वैल्यू। यहाँ पे पुट करते बेटा कॉस थीटा का वैल्यू आर बाई जेड, तो क्या हो जाता? वी आर एम एस वी आर एम एस का स्क्वायर आर बाई यस। तो ये 6 तरीके से लिखा जा सकता है। अब डेटा में क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उसमें किसी एक को पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम कितना हो गया? आए? हाँ भी है ना घंटा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम घर में बिजली बिल आएगा तो देखना तुम लोग पावर फैक्टर लिखा रहता है, अच्छा लगेगा देख के। देखना कितना वेस्ट करते हो घर में। नहीं ऐसा कौन बोल रहा है? ले क्या बोले हम कि बिजली बचाने से ज़्यादा आएगा? कैसे, किस कॉन्सेप्ट से बोली है बताओ मेरे को, कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। मैंने 90% यूज़ नहीं किया, उसके लिए पे किया। अरे तेरे घर में जैसे मान ले कि तू अभी हम बल्ब जला रहे हैं, तब ना तू इसको इस्तेमाल करने लगी तो 1 जूल आ रहा था, उसमें आधा जूल हीट में चला, मतलब लॉस हो गया। अगर तू इसको बल्ब जलाइए नहीं रही है तो तेरे घर में आया ही नहीं, तो फिर कैसा वेस्ट? इसका कहने का मतलब है कि घर में भेज दिया है सरकार 100 जूल एनर्जी, अब ये चला ही नहीं रही है तो 100 जूल वेस्ट हो गया। अरे वो यूज ही नहीं करा ना तूने। समझ में आया बेटा? बड़ा दिमाग लगाती है बाबा। आज से पता चला घर में फैन एसी सब चला के रख दिया। पापा को बता रही है पापा वेस्ट हो जाएगा, चला दो। पापा बोले पढ़ाया कौन है बेटा? जैसे यूज करने लगेंगे तब ना यूज होगा और वेस्ट भी होगा। अगर हम बल्ब जलाएंगे नहीं तो फिर यूज वेस्ट का कोई बात ही नहीं है ना। चलो अब लिखो टॉपिक का नाम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी खत्म ही हो गया है। हाँ हाँ वही है, रेजोनेंस या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हाटएवर। टॉपिक का नाम लिखो, समझो क्या है। तुम लोग रेडियो चलाए हो पहले कभी? रेडियो का एक पहले ऑब्जर्वेशन बताते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन सिखाते हैं और बताते हैं कि यूज़ क्या है। रेडियो अगर तुम लोग चलाए होगे,
बचपन में कभी दादाजी लोग का। कौन कौन देखा है रेडियो, पहले ये बताओ एक्चुअल वाला। तुम भी देखियो कहाँ, जो नॉर्मल रेडियो रहता है ऐसा वाला, मोबाइल वाला नहीं, एंटीना वाला देखा है ना वो। हाँ देखो रेडियो में क्या होता था, याद कर, ऐसा एंटीना निकला रहता था, ठीक, और फिर उसमें एक नॉब रहता है, नॉब घुमा रहे हैं, तो ऐसे देता रहता कि आज आप देख रहे हैं चित्रहार, गाना सुन रहे चल छैया छैया। अचानक से तुम ऐसे चेंज करता, अरे रुके, अचानक से तुम ऐसे चेंज करता भाई, अरे ला सुनो, अचानक से चेंज करता, प्रधानमंत्री बोलने लग जाते है ना, कुछ बोलने लगता, फिर अचानक से गाते गाते चल छैया छैया, ऐसा होता था क्या? चेंज करने पे क्या होता है, पावर स्टेशन चेंज होने लगता है। कभी कभी मतलब नाचते नाचते हीरोइन चली जाती, ऐसे टीवी में भी होता था, याद कर। पहले ऐसा तुम लोग फील किया है क्या कि छत पे एक आदमी को भेजते बोलते भाई एंटीना हिलाना थोड़ा, ये वाला हुआ है कि नहीं घर में? जब एंटीना चलता था तो ऐसे चल रहा है टीवी, अचानक से झिलमिल करने लगा, तो एक बच्चा को भेजते जाओ ऐसे एंटीना हिलाना थोड़ा, ऐसे हिलाया, पूछेगा आया, और नीचे बोलता हाँ आ रहा है, पता ऐसे नाचते इधर ऐसे होने लगती थी। ये सब देखा है कि नहीं? क्यों होता है ये सब? नॉब चेंज करने से क्या होता है, जो चित्रहार के बाद सीधा प्रधानमंत्री बोलने लग जाते हैं, कभी कुछ आने लग जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या? चेक करते हैं क्यों ऐसा होता है। अच्छा तुम ये भी देखा होगा बेटा कि जब तुम मान ले कि कोई न्यूज सुनना चाह रहा है, तो न्यूज बोल रही है लड़की पर आवाज़ बड़ा ख़राब आ रहा है घर आ करके, तो तुम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट किया, हाँ से ऐसे बस अरे ऐसे करता था क्या? तो उसमें एडजस्ट क्या करते हैं अपन, ये सब कुछ देखने जा रहे हैं आज, है ना। एक्चुअली रेडियो में क्या होता है, LCR सर्किट बना होता है, ठीक है, देख ध्यान से बस देख, याद कर बेटा अपन करंट कैसे लिखते थे। अगर मैक्सिमम करंट लिखना चाहें तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला ऐसे लिखते थे बाबू, LCR सर्किट में E0/R की जेड। LCR सर्किट में जेड होता है ना, V0/Z। AC में जेड रहता है, वो जेड कुछ भी हो सकता है सॉल्व करने के बाद, है ना। तो ऐसा रहता है बेटा। अगर मैं चाहता हूँ, अरे DC में या सिंपल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव में, ठीक है, पर हम LCR की बात कर रहे हैं। हे राम, तुमको देखना है चल छैया बेटा? नहीं, हम तो करके नहीं दिखाएंगे। कौन डांस की थी, कौन से एक्ट्रेस का था, किसका था गाना ये? अभी हम एक्ट्रेस का पूछ रहे हैं, शाहरुख खान का था। शाहरुख खान में इंटरेस्ट है तेरे को? हीरोइन कौन सी थी भाई? ये थी क्या नाम? नहीं, अरे मलाइका अरोड़ा, वही तो आइटम गर्ल, शुरू से वही तो डांस करती आई है ना। अरे आइटम गर्ल मतलब कैसा आदमी है, मतलब ये लोग। अबे आइटम गर्ल मतलब आइटम डांस जो करती है। अब नोरा फतेही आ गई भाई, शुरुआत में वही थी मलाइका अरोड़ा। चल देख, अगर हम चाहते हैं कि हमारे LCR सर्किट से पावर बहुत अच्छा निकले, कितना क्या निकले बेटा? पावर। तो मैं क्या चाहूँगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करे ना, I²R जैसा या I²Z जैसा भी आया था ना, IRMS²Z। तो करंट ज़्यादा चाहिए ना तुझे, करंट ज़्यादा चाहिए, मतलब मैक्सिमम करंट भी ज़्यादा चाहिए बेटा। तो देख मैक्सिमम करंट तो E0/Z है। अब बताना चाह रहा E0Z को कैसे लिखते थे, याद कर, I0 = E0/Z का ये फॉर्मूला आता था बेटा, R² + यस, ऐसा होता था। इधर R XL - XC, तो Z क्या हो जाता था, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बेटा ठीक है, मैक्सिमम करंट है ये, पर इस मैक्सिमम करंट का भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है क्या? कब? जब Z मिनिमम हो जाए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये Z मिनिमम तो I0 मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? तो I0 का भी मैक्सिमम वैल्यू फॉर I0 का मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? Z कैसा चाहिए? Z मिनिमम चाहिए ना। Z मिनिमम कितना हो सकता है? कभी R 0 हो सकता है क्या किसी भी सर्किट का? अरे रेजिस्टेंस तो रहेगा यार, ये दोनों रहे ना रहे,
आ रही है बात समझ में? क्योंकि तार का बना रहेगा, वायर का बना रहेगा, रेजिस्टेंस तो आएगा। तो एक्सएल एक्सी के बराबर। यस, तो ये मिनिमम करना है, तो ये तो रहने वाला है, ये घट बढ़ सकता है क्या? ये घट बढ़ करके देखो स्क्वायरिंग किया हुआ है, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? स्क्वायर करा हुआ तो नेगेटिव पॉसिबल, या तो ये जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव। तो मिनिमम कितना होगा? जीरो। तो अगर मेरे को ये वाला वैल्यू मिनिमम चाहिए, मतलब XL बराबर XC कह सकते हैं क्या? तभी नहीं ये जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा फॉर जेड मिनिमम XL मस्ट बी इक्वल्स टू, चलो XL का वैल्यू बोल, आई एक्सएल। क्या बात है, ओमेगा एल क्या था? XL का क्या नाम था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और XC का वैल्यू था बेटा 1 बाई ओमेगा सी था। अब सुनिए, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1 बाई एल सी। ओमेगा को क्या मैं लिख सकता था? अच्छा, ये रूट हटा देंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा? अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय टी। हे भगवान। हाँ 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 हाँ, फ्रीक्वेंसी निकालना मेरे को बेटा, ठीक है। कितना आ गया बोल? अंडर रूट एल सी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना आया बेटा? 1 बाई 2 पाई ऐसा आ गया क्या? इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? अब समझ मतलब क्या है इसका, सुनो। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए था। करंट मैक्सिमम क्यों चाहिए था? ताकि जो एनर्जी निकल रहा है, ऐसे देखो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, तो समझ में नहीं आएगा। अपने को LCR सर्किट से जो एनर्जी चाहिए वो सबसे ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए मतलब करंट ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए मतलब जेड मिनिमम होना चाहिए, जेड मिनिमम होना चाहिए मतलब फ्रीक्वेंसी ये होना चाहिए। होना चाहिए क्या? अब उल्टा सोच, अगर इस फ्रीक्वेंसी पे तुम कोई भी चीज़ को चलाओगे तो उस समय एनर्जी मैक्सिमम निकल रहा होगा, निकल रहा होगा ना बेटा। पर कौन सा एनर्जी मैक्सिमम? ध्यान से सुनना, अगर तुम रेडियो बजाते हो तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं ना, सब चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। सुनो 93.5 FM, 93.5 रेडियो मिर्ची ऐसे बोलता है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। बस तेरा फिर शुरू हो गया। सुनो, मान लेते हैं भाई छैया छैया वाला एग्जाम्पल, छैया छैया का मान लेते हैं भाई फ्रीक्वेंसी है 98 हर्ज। कितना है बेटा? समझना, लिखेंगे कैसे इसको? इसका फ्रीक्वेंसी है, मान ले बेटा 98.3 मान लेते हैं मेगा हर्ज। इतना है फ्रीक्वेंसी बेटा छैया छैया का, ठीक। तो अगर मुझे ये वाला गाना का एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए मतलब गाना का एनर्जी मतलब क्या? सुनाई बहुत अच्छा देना चाहिए, आवाज़ का इंटेंसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, यही ना? तो तू अच्छे से सुनना चाहता है तो इसका फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए, तभी तो सुन पाएगा। तो हम लोग जो नॉब ऐसे ऐसे करते हैं ना बेटा, उसमें फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं। जैसे ही ये वाला फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ये गाना मुझे एकदम साफ साफ सुनाई देने लगेगा। अब जैसे ही तू फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, मान ले 98.3 से 98.5 हो गया, तो उस फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई ना कोई चैनल, तो वो चैनल तेरे को अच्छे से सुनाई देने लग जाएगा, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी उस समय सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो नॉब मैं चेंज करता हूँ, इसका मतलब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब उस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा सुनाई देगा। आ रही बात समझ में? फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे? नॉब चेंज करके ना। नॉब में क्या होता होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा? देख, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वल्स टू कितना? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो एक्चुअल में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और सी के प्रोडक्ट पे, है ना? तो एक्चुअल में जब अपन नॉब घुमाते हैं ना बेटा, तो इस सी को चेंज कर रहे होते हैं। किसको चेंज कर रहे होते हैं? कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। तो कैपेसिटेंस चेंज करेंगे तो क्या ये चेंज हो जाएगा? ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कुछ आ जाएगा। तो जो भी फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा, उस फ्रीक्वेंसी का जो चैनल होगा, उसका आवाज़ तुझे सबसे अच्छा सुनाई देगा। क्या बात समझ में आया? कोई तकलीफ? यही है रेडियो का कॉन्सेप्ट। राइट इट डाउन। इसमें अभी ट्रांसफार्मर बचा है ना?
हाँ ईजी ही है लेकिन पढ़ना तो है ना। एसी ट्रांसफर जनरेटर और ट्रांसफार्मर। हे राम, है चाहिए यहाँ नहीं, इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए था वो। नूरा फतेही किसको याद आ गई थी अभी? आइए उसको। अच्छी है लेकिन अभी टॉप नंबर पे तो वही चल रही है क्या आइटम डांस में? हो गया। इस सिचुएशन में तुम क्या जेड मिनिमम बता सकते थे कितना होगा? क्या ले लिए थे बेटा? एक्सएल और एक्सी बराबर कर दिए थे तो ये तो जीरो हो गया था, तो क्या जेड मिनिमम आर हो गया था क्या, है ना? और इस केस में क्या आई नॉट मिनिमम निकल जाएगा अब? ई नॉट बाई आर। तो तुम लोग वहाँ लिखना सो करके नीचे में, यहीं पे मत लिखना। सो जेड मिनिमम इक्वल्स टू आर, सो जेड मिनिमम इक्वल्स टू आर एंड आई नॉट इक्वल्स टू, आई नॉट मैक्सिमम इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा बेटा, तेरे को देखो इधर आओ, आई नॉट मैक्सिमम इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। कई बार सवाल पूछा जाएगा, देख इधर बोलेगा ना। वो जो रेडियो होता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है क्या? प्योर रेजिस्टिव नहीं होता है, LCR सब रहता है उसमें। पर मान ले तुझे इस फ्रीक्वेंसी का सुनना है बेटा, इस फ्रीक्वेंसी का सुनना है। रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस वाला है, रेजिस्टेंस वाला कैसे बोल सकते हो? वो है पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट है ना कि उन दोनों का वैल्यू सेम हो जा रहा है, एक्सएल और एक्स का वैल्यू। ऐसा थोड़ी कि उसमें है ही नहीं, है उसमें, तभी तो तुम इसको चेंज कर पाओगे ना, नॉब चेंज करके एल और सी का वैल्यू है उसमें। आ रही बात समझ में? उसको अपन चेंज कर रहे हैं और चेंज करके कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन दोनों का इफेक्ट को जीरो कर दे रहे हैं, बस आर बच जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल आर ही है। आ रही बात समझ में? है तीनों, पर कुछ ऐसा एडजस्ट करा जा रहा है। एल और सी का वैल्यू तो फिक्स्ड होगा ना? नहीं फिक्स रहता है ना, सी का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। उसी तो नॉब को तुम घुमाते हो तो ये सी का वैल्यू चेंज करते हो, फिक्स नहीं रहता। जब तुम ऐसे घुमाते हो ना बेटा तो उसमें ढेर सारा कैपेसिटर लगा रहता है। जब तुम ऐसे घुमाते हो ना तो 2 कैपेसिटर को ऐड किया, फिर थोड़ा घुमाए तो 3 कैपेसिटर को ऐड कर लिया, फिर 4, तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटर चेंज होने लगेगा ना। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी चेंज करा जाता है। समझ आ रहा है? एल भी फिक्स्ड नहीं है? हाँ नहीं, एल फिक्स रखता है जनरली। देखो अब का क्या है मुझे नहीं पता, पहले वाले रेडियो में यही रहता है, सी को वैरी कराया जाता है, एल फिक्स रहता है उसमें। पर अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है मोबाइल में, है कि नहीं? उसमें थोड़ी वो सब कुछ भी चेंज करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग सब काम होता है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्या ठीक है, उस सब में नहीं जाना है। सवाल कैसा पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को क्या बोलेगा? बोलेगा कि एक LCR सर्किट है, उसमें एल का वैल्यू ये दिया हुआ है, बताइए सी का वैल्यू क्या रखते हैं कि 98.4 मेगाहर्ट्ज वाला गाना मुझे साफ साफ सुनाई देने लगे। मतलब तुझे रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी पता चल गया, तुझे क्या पता था? एल पता था, तुझे सी निकाल देना है, या सी दे देगा तुझे एल पूछ देगा, वट एवर इट इज। इन तीनों में खेल करेगा। एल सी एफ नॉट, ये 3 वैल्यू हो गया बेटा। इन्हीं तीनों में से कोई 2 दे देगा, 1 पूछ देगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। अब नेक्स्ट बचता है ट्रांसफार्मर और जनरेटर, जो नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। बंद कर दो।